ओके, आज हम लोग का वर्कशॉप है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का वर्कशॉप हम स्टार्ट करेंगे आज। वो इंटरपोलेशन की टेक्निक से करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंटरपोलेशन क्या है। बेसिकली इंटरपोलेशन एक टेक्निक है। उस टेक्निक के अंदर क्या होता है? उस टेक्निक के अंदर ये होता है कि आपको एक फंक्शन की रेंजेस दी जाती है, मतलब फंक्शन की कुछ वैल्यूज दे दी गई है। मिसाल के तौर पर पहले मुझे मिली हुई है a की वैल्यू, दूसरी आखिरी वैल्यू मिली हुई है z की, और बीच में कुछ वैल्यूज मुझे टूटी फूटी सी मिली हुई है। ठीक है, कभी c पर मिली हुई है, कभी e पर मिली हुई है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लेट्स सपोज अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए, b के ऊपर, ठीक है, या इसको अगर मैं नंबर्स के अंदर लिखूं तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 26 है। इसके अंदर मुझे 2 पर वैल्यू, सॉरी 3 पर वैल्यू मिली हुई है, फिर 4 छोड़कर 5 पर वैल्यू मिली हुई है, फिर 6 छोड़कर 7 पर, फिर 8 छोड़कर 9 पर। अब ये तो मुझे मिली हुई है ना। अब अगर मुझे ऐसी वैल्यू तलाश करनी है जो कि मुझे नहीं मिली हुई थी, मिसाल के तौर पर 2 के ऊपर मुझे वैल्यू नहीं पता क्या वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से और एक 6 के ऊपर मुझे वैल्यू नहीं पता कि क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर 8 के ऊपर मुझे वैल्यू नहीं पता कि क्या वैल्यू है। अब ये वो वैल्यूज हैं जो पहले मैं यूज नहीं कर रहा था लेकिन अब मेरे काम आ गई हैं। तो अब मैं क्या करूँ? अब मुझे वो फंक्शन याद भी नहीं है कि मैंने वो फंक्शन क्या लिखा था, क्या बनाया था। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के अंदर एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं, और इंटरपोलेशन के थ्रू हम इन वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कुछ वैल्यूज हो, उन वैल्यूज की रेंज जो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान कोई भी वैल्यू अगर आपको तलाश करनी है तो आप इंटरपोलेशन के थ्रू तलाश कर सकते हैं। ठीक है, और वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इस मैथमेटिक्स के फॉर्मेट के अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलती, हमें अप्रोक्सीमेशंस मिलती हैं। तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज मिलेगी वो एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी लेकिन इतनी अच्छी जरूर होंगी कि हम इन पर रिलाई कर सकें। ठीक है, तो इंटरपोलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आता है डिफरेंस मेथड। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास एक और मेथड आता है जिसको हम कहते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक हो गया। इन दोनों के ऊपर हमारे पास एक हमारे जाने माने साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी दिए थे, न्यूटन साहब। न्यूटन ने इन दोनों चीजों के ऊपर काम किया। जो हम डिस्कस करेंगे वो भी न्यूटन का काम है, डिस्कस करेंगे। उन्होंने डिफरेंस मेथड के अंदर क्या टेक्निक दी थी, क्या फॉर्मूलाज दिए थे बना के, जिनको हम यूज करेंगे। डिवाइडेड डिफरेंस क्या चीज है और इसके अंदर न्यूटन साहब ने हमें क्या चीजें दी थी। एक और मेथड भी है जिसको कहते हैं लैग्रेंज मेथड। ये डिवाइडेड डिफरेंस की तरह का एक डिफरेंस है। ठीक है, इसको भी हम इंटरपोलेशन या मतलब वो मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम। अच्छा, इसका ना एक बिल्कुल ही अपोजिट एक और चीज है। इंटरपोलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि वैल्यूज जो होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान की वैल्यूज होगी, ये इंटरपोलेशन कहलाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें इन दोनों रेंजेस से बाहर की कोई वैल्यू ढूंढनी हो तो उस चीज को कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं?
एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, और इसके लिए हम जो डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस के अंदर वो होगा रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन। ठीक हो गया? अब स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस मेथड के। ठीक है, कि डिफरेंस मेथड क्या है और किस तरह से काम करता है। उम्मीद है कि ये थ्योरी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, डिफरेंस टेबल बनाना आता है? ठीक है, असल में ये वैल्यूज हैं किसी फंक्शन के अंदर ना, यानी सवाल के अंदर हमें तीन किस्म की या तीन तरीके से हमें सवाल मिल सकते हैं। किस तरह से? एक ये फंक्शन है जो कि टेबुलर फॉर्म के अंदर, लेकिन आपको टेबल मिला हुआ है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ऐसे वर्टिकल भी बना हो सकता है, इसमें फर्क कोई भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको ना फंक्शन दिया गया जैसे मैथ्स के अंदर होता है x f of x is equal to x square plus 2ax plus 3, कुछ इस तरह से। ये भी सेम काम करेगा। ये वैल्यूज भी किसी तरह के फंक्शंस में से निकली हुई। तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है? तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको ग्राफ दिया हो। ठीक है, तो हाँ, ये एग्जैक्टली अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इन वैल्यूज का तो स्ट्रेट लाइन के अंदर बनेगा, लेकिन आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी सवाल मिल सकता है, आपको इस तरह से भी मिल सकता है और आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर भी मिल सकता है, लेकिन ये आमतौर पर नहीं मिलता। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये मिल गया तो न्यूमेरिकल मेथड्स जो हम इतनी सारी लंबी आसान करेंगे उसका फायदा नहीं होता। हमें तो वैल्यू चाहिए, कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। इतने सारे मेथड को, इतने लंबे मेथड को इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं पेश आएगी। ठीक है ना, तो ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन मिल सकती है। कोई भी अगर टीचर आ गया तो वो एग्जाम में आपको इस तरह से सवाल दे सकता है। बाकी ये हो सकता है पॉसिबल कि आपको ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर, लेकिन उसके अंदर काम ज्यादा हो जाएगा। पहले ही हम बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन ये काम फिर डबल हो जाएगा। तो ज्यादातर होता है क्या है कि हमें टेबुलर फॉर्मेट के अंदर चीजें मिली भी होती हैं, हम उनको उठा के और उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड किस तरह से काम करता है? डिफरेंस मेथड के अंदर आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, इसको डिफरेंस टेबल कहा जाता है। और वो क्रिएट किस तरह से करता है, उसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है। हमारी x की वैल्यू है, हमारी y की वैल्यू है, और छोटा करना पड़ेगा।
हो गया, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू। फर्स्ट डिफरेंस कहलाता है डेल्टा y। देखेंगे कि डेल्टा किस तरह से निकलता है। डेल्टा स्क्वायर y मतलब सेकंड डिफरेंस, ठीक है। ये थर्ड डिफरेंस है, ये पावर नहीं शो कर रहा है, ये डिफरेंस का नंबर शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारे पास थी 0.1, फिर 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1 और फिर 1.3, ठीक है। क्लियर है। और ये यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यूज थी अगेंस्ट ये वेरिएबल। तो पहली y की वैल्यू है 0.003, 0.067, 0.148, 0.248, 0.37, 0.518 और आखिरी वैल्यू है 0.69। क्लियर है। अच्छा, डेल्टा फर्स्ट जो है, यह जो डेल्टा है, डेल्टा y, वो किस तरह से मिलता है, किसी को आइडिया है? कंसेक्यूटिव नंबर्स उठाते हैं y के, उनको आपस में सबट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस वैल्यू में से ये वैल्यू सबट्रैक्ट होगी। फिर अगर दूसरी, अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये वैल्यू इसमें से, इस वैल्यू में से ये सबट्रैक्ट होगी। फिर अगर और आगे जाएंगे तो इस वैल्यू में से ये सबट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो किस तरह से लिखूं, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, ऐसे ही होगा। डेल्टा y, डेल्टा y1 किसको कह रहे हैं और y0 किसको कह रहे हैं? हाँ, असल में हमने थोड़ी सी जल्दी कर ली, हम डायरेक्टली जंप कर गए इस सवाल के ऊपर, इस मेथड के ऊपर। वरना हम जब ये बनाते हैं ना, तो ये कहलाता है डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4, ठीक है, और डेल्टा y5। ठीक हो गया। आगे चलेंगे तो डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर या सेकंड डिफरेंस y1, सेकंड डिफरेंस y2, सेकंड डिफरेंस y3, सेकंड डिफरेंस y4, सेकंड डिफरेंस, लेकिन y5 नहीं है, y4 तक जाएगा। बताऊं क्यों? आप बता सकते हैं। बीच में डिफरेंस हम निकालते हैं तो एक वैल्यू हर दफा कम होती जाती है ना। ये क्या होगा, डेल्टा y0, डेल्टा 3 थर्ड डिफरेंस, y1 थर्ड डिफरेंस, y2 और थर्ड डिफरेंस y3। इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो वैल्यूज कम होती जाएंगी। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस वाले जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो ये टेबल पर ही एप्लीकेबल होंगे। डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल दूसरी होगी। डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इस टेबल के अंदर सिर्फ हम डिफरेंस निकालते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर हम ये डिफरेंस तो निकालते हैं लेकिन उसको किसी एक नंबर के साथ डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको देखिए। इसके अंदर सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। फर्स्ट डेल्टा के अंदर y की वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। सेकंड डेल्टा के अंदर, फर्स्ट डेल्टा के अंदर जो वैल्यूज थी ना, ये y0 है और ये भी y0 है, तो y1 माइनस डेल्टा y, इस तरह से।
इसको एक दफा क्रिएट करके देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या है किस तरह से। तो ये वाले डेल्टा जो है वो मैं मिटा रहा हूं कि हम यहाँ पर वैल्यूज लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि 0.067 में से अगर 0.003 निकालना तो क्या बनेगा? 0.64 और 148 में से 0.067 निकाल लें तो 0.148 में से 0.647 निकालें तो क्या होगा? 1 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और 0.0, ठीक है। यहाँ पर हमें 0.1 बचता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 0.37 में से 0.248 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0.122, ठीक है। और 518 में से 0.37 माइनस करते हैं तो 8 की जगह पर आया 0.148 और आखिरी 880 हो जाएगा, 9 में से 8 0.18, तो ये हमारे फर्स्ट डिफरेंस के अंदर वैल्यूज आ गई। फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज किस तरह से निकली हैं? हमने y की वैल्यूज को जो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे उनको आपस में से माइनस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड डिफरेंस की तरफ। जब सेकंड डिफरेंस की बात करेंगे ना तो हम y की वैल्यूज को नहीं छेड़ेंगे, हम फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 0.064 को 0.81 में से माइनस करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? 0.017 जी। फिर 0.1 में से 0.081 माइनस कर देंगे, 0.019 बेचा, और यहाँ पर 0.022 0.048 0.0, ये तो 26 हो जाएगा ना, कौन सा ये वाला 32 26 सही है। देखें ये वैल्यू है इन दोनों का सबट्रैक्शन, ये वैल्यू है इन दोनों का सबट्रैक्शन, ये वैल्यू है इन दोनों का सबट्रैक्शन, और ये वाली वैल्यू है इन दोनों का सबट्रैक्शन, ये वैल्यू है इन दोनों का सबट्रैक्शन। सही है सर, ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों को ये दोनों कंसेक्यूटिव है, यहाँ पर सबट्रैक्शन है, ठीक है। तो पहली वैल्यू आएगी 0.02, 0.002 दो दफा सबट्रैक्ट 0, ठीक है। फिर 0.003, 0.004, 0.006 आएगा। अब आगे चलते हैं फोर्थ डिफरेंस के अंदर 0.001, 0.001, 0.002, ठीक हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 0 और इन दोनों का डिफरेंस 0.001। आगे क्या होगा? 0.001, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ना लिखने का बहुत सारे टीचर्स का या बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसको लिखने का ना डिफरेंट अंदाज होता है।
वो क्या करते हैं, नीचे से एक एक ब्लॉक छोड़ते हैं, ऊपर से भी एक एक ब्लॉक छोड़ते हैं, तो वो एक आपको पिरामिड होता बन रहा है। लेकिन इस तरह से लिखें या उस तरह से लिखें, आपको टेबल बनाना होता है, बेसिकली ये टेबल काम आ रहा होता है, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे ना तो हमें एक फायदा होगा कि हमें जो भी वैल्यू मिलेगी ना उस हिसाब से हम उस कॉलम उस पूरी रो को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। ये सिर्फ हमने टेबल बनाना सीखा। एग्जैक्टली इसी तरह का टेबल बनता है जब हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। क्या होता है उसके अंदर, फॉरवर्ड के लिए हम ये साइन यूज कर रहे होते हैं, बैकवर्ड के लिए ये साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, वो अपसाइड डाउन हो जाता है। डेल्टा है फिर डेल्टा को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और कहाँ इस्तेमाल होता है फॉरवर्ड टेबल, कहाँ इस्तेमाल होता है और बैकवर्ड टेबल कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए आपको इसी सवाल के अंदर इसी सवाल से हेल्प ले लेते हैं ना। अगर मुझे कोई कहे कि यार 0.2 के ऊपर क्या वैल्यू थी, मुझे इंटरपोलेशन के थ्रू बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉरवर्ड टेबल इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और फॉरवर्ड टेबल सिर्फ इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेथड भी जो है वो भी फॉरवर्ड मेथड इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि डेटा के बहुत शुरू के अंदर ये वैल्यू आ रही है। बैकवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड मेथड में कहां इस्तेमाल करूंगा, जब कोई मुझे बोलेगा कि भाई देखो 1.2 के ऊपर मुझे वैल्यू निकाल के, क्योंकि ये 1.2 टेबल के बिल्कुल एंड में आ रही है, तो मैं यहां पर बैकवर्ड मेथड इस्तेमाल करूंगा और टेबल जो बनाऊंगा वो क्या होगी, वो बैकवर्ड मेथड, ठीक है। टेबल्स के अंदर आमतौर पर कोई फर्क नहीं होता, फॉरवर्ड की भी एक टेबल बनेगी और ये टेबल बैकवर्ड की भी बनेगी, सिर्फ सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम रहेगी, वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप अपना थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करेंगे ना, एक ही टेबल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरवर्ड के लिए भी और बैकवर्ड के लिए, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, टेबल बनाना हमें आ गया। अब वैल्यू निकालना, जब वैल्यू निकालने की बात करते हैं ना, तब हमारे पास न्यूटन हमें काम आता है। और न्यूटन काम किस वक्त आते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो न्यूटन से आपने दिए, ठीक है। मैं दोनों फॉर्मूलाज लिख लेता हूं कि न्यूटन ने फॉरवर्ड का क्या फॉर्मूला दिया था और बैकवर्ड का क्या फॉर्मूला दिया था। इसी सवाल के ऊपर हम दोनों चीजें करने की कोशिश करेंगे, दोनों से मुराद कि फॉरवर्ड भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और फिर बैकवर्ड की वैल्यू कोशिश करेंगे कि यहीं से निकाल लें ताकि हमें आइडिया हो, ठीक है। तो इसको लिख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसको एक दफा लिख लें, तस्वीर भी नहीं है क्योंकि मैं मिटा दूंगा ना तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। एक और भी टेबल बनता है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड को हटा के ना एक सेंट्रल टेबल भी बनता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे कौन बताएगा कि सेंट्रल टेबल क्यों बनाएंगे और कब इस्तेमाल करेंगे। सेंट्रल टेबल जब हमारा मिड पर आ कोई जब हमारी जो मिसिंग वैल्यू है, कोई हमें कहेगा कि यार ये वाली वैल्यू फाइंड करो और वो वैल्यू कहीं सेंटर के दरमियान होगी, तब हम जाके वो सेंटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से भी है कि हम ना ये वैल्यू क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर है तो हमें कोई रोकेगा नहीं कि आप बैकवर्ड मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फर्क क्या आता है, फर्क क्या आता है कि बैकवर्ड इस्तेमाल करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेशन जो हमें मिल रही है ना वो थोड़ी सी बुरी होगी, ठीक है। वरना कोई हमें रोकेगा नहीं, आंसर उससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, अप्रोक्सीमेशन के अंदर थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बैकवर्ड इस पॉइंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट तो आएगा लेकिन इतना अच्छा नहीं आएगा, थोड़ी सी उसके अंदर सर दोनों फॉर्मूले से हमें डिफरेंट आंसर मिलेगा, तो कौन सा थोड़ा देखो, दोनों आंसर्स जो है दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट मिलेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि इस पॉइंट के ऊपर मैं फॉरवर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूं और बैकवर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, रिजल्ट मुझे दोनों तरफ मिलेंगे, फॉरवर्ड से भी मिलेगा बैकवर्ड से भी मिलेगा, ठीक है।
फर्क ये है कि फॉरवर्ड अगर मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा तो जो रिजल्ट मिलेगा तो एक्चुअल रिजल्ट से ज्यादा करीब होगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं फॉरवर्ड इंप्लीमेंट करता हूँ और बैकवर्ड भी इंप्लीमेंट करता हूँ, तो बैकवर्ड वाली जो वैल्यू होगी ना वो ज्यादा करीब होगी एक्चुअल वैल्यू के, फॉरवर्ड वाली इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी करीब नहीं होगी, थोड़ा सा फर्क होगा। लेकिन आंसर दोनों का आ सकता है, दोनों तरीकों से आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन अच्छी लाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, वरना कोई इशू नहीं। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर है। अब चलते हैं सवाल के जवाब की तरफ। हमारे पास हम जवाब कैसे निकालते हैं, इस चीज को मिटा दूं मैं। अब सवाल हमारे पास आ रहा है कि 0.1 0.2 0.3 और 4 5 तक है। x की वैल्यू हमारे पास है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक हो गया। और हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 1.4 ये y की वैल्यूज है। 2 पॉइंट है हमारे पास 1.56 है, 1.56, इसके बाद हमारे पास है 1.76 1.76, उसके बाद 2 वैल्यू आ रही है और आखिर में आ रही है हमारे पास 2.28 ठीक हो गया। इसका हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं, ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम वैल्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस है, डिफरेंस टेबल है ना, इसकी अपनी लिमिटेशन है, ठीक है ना। ये बात किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा आज ही कि कभी कोई एग्जाम होगा तो उसमें आपको खुली छूट होगी कि आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो स्टूडेंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा इसके अपने लिमिटेशन है, वो कंडीशन अगर यहाँ फुलफिल नहीं होती ना तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके सबसे पहली कंडीशन कि हम ये कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, और डिवाइडेड डिफरेंस भी आप इसी के अंदर काउंट कर सकते हैं। नहीं, डिवाइडेड डिफरेंस नहीं, सिर्फ ये डिफरेंस टेबल। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको जो x मिला होगा ना उसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए, उसको हम x कहेंगे, ठीक है। अब देखें एक वैल्यू मिली है, दूसरी वैल्यू उसके अंदर डिफरेंस 0.1 का है, तो दूसरी और तीसरी के अंदर भी डिफरेंस x की वैल्यू इसके अंदर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कहीं ब्रेक हो जाता है सीक्वेंस, मतलब लेट्स सपोज ये हमें 25 मिल जाता है, ठीक है, वैल्यू तो है छोटी सी, चेंज हो गई है ना, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस टेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिफरेंस मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करेंगे हमारे रिजल्ट सही नहीं आएंगे जी। इंटरवल्स सेम होने चाहिए, जब इंटरवल्स सेम होंगे तब ही हम डिफरेंस टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इंटरवल चेंज हो जाता है तो हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, जब ये इंटरवल डिफरेंट हो जाता है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं,
एक तो ऑप्शन है हमारे पास लैग्रेंज का, जो हमने आखिरी टॉपिक लिखा था, उसके अंदर हमारे पास अगर डिफरेंस सेम भी नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो जब आएगा तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। इसकी लिमिटेशन याद रखिएगा, y की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन x जो मिला हुआ है ना उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कंसेक्यूटिव, वो कॉमन होनी चाहिए, वो डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए सबके जी। इवन हो ऑड हो कोई मसला नहीं है, इक्वल इंटरवल, इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस से हमें वैल्यू मिली हुई चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे कोई पूछे कि यार मुझे अगर डेटा मिला हुआ है 10 साल का डेटा मिला हुआ है, तो वो 10 साल का डेटा मिला हुआ है ना, तो उसके अंदर शुरू कहां से है और आखिर कहां से, एक एक साल का गैप होना चाहिए, या दो दो साल का गैप होना चाहिए, या तीन तीन सालों का गैप होना चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि एक वैल्यू मुझे 2000 की मिली हुई है साल 2000 की, दूसरी वैल्यू मुझे 2002 की मिली हुई है, तीसरी मुझे 2003 की मिली हुई है। तो अगर 2003 की वैल्यू ली है तो या तो ये एक एक साल के बाद डिफरेंस, एक एक साल के बाद मुझे वैल्यू मिली होनी चाहिए, या फिर मुझे दो दो साल के बाद, ठीक है ना। अगर बीच में से कहीं है कर सकते हैं, इसके थ्रू नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है, ये याद रख लेना। और ये बड़ी वो है खतरनाक सी चीज, जिसमें आप इधर भी जा सकते हो तो उधर भी जा सकते हो, उधर जाने के चांसेस ज्यादा है, अगर पता हो तो फिर बंदा इधर ही रहेगा, वरना उधर चला जाएगा। सर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग डेटा साइंस में यूज होती है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग डेटा साइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें मिसिंग वैल्यूज हम लोग तलाश कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा एक्सट्रापोलेशन जो है ना, वो क्योंकि इस रेंज से बाहर की बात होती है, तो मतलब इस तरह से हम एक प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं ना, तो प्रेडिक्शन के लिए जो एक्सट्रापोलेशन की टेक्निक्स है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आपको प्रेडिक्ट करना है ना, तो फिर आपको एक और टेक्निक होती है जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज करते हैं, रिग्रेशन, उसको कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देती है बजाय कि एक्सट्रापोलेशन। उसके अंदर फर्क क्या है, एक्सट्रापोलेशन आपको रिजल्ट अच्छा तब देगी जब वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही हो। अगर उस लाइन के अंदर थोड़ा सा भी कर्व आ गया ना, तो एक्सट्रापोलेशन आपको रिजल्ट ये दे रहा था, कर्व ने उसको ऊपर उठा लिया, तो आप एग्जैक्ट कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसे आप रिग्रेशन इस्तेमाल करते हो तो वो आपको एक लाइन देती है, लेकिन वो लाइन जो है वो बेस्ट फिट लाइन होती है, ठीक है ना। तो वो उन चीजों को कवर कर रही होती है जो कि टर्न्स आ रहे, ट्रेंड्स आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज की ना अपनी अपनी एक लिमिटेशन है। तो हम अब इसको, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यूज तलाश करें, पहले तो टेबल बनाना सीखते हैं ना। इसका टेबल किस तरह से बनेगा, क्या बनेगा इसका टेबल, x की वैल्यू, y की वैल्यू, कितने डिफरेंस आएंगे इसके, 1 2 3 4 5, तो घटा के 4 डिफरेंस आएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ। ऐसे ही पांचवा तो नहीं बनेगा, क्योंकि डेटा पॉइंट्स ही इतने मिले, डेटा पॉइंट्स के हिसाब से ही हम डिफरेंसेस बना सकते हैं। 0.1, 0.2, ये 2 था, ये था 2 था, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, ठीक हो गया। y की वैल्यू 1.4, 1.56, 1.76, 2 और 2.28, ठीक हो गया। फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 0.16, इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया 0.2, इसको इसमें से माइनस किया 0.24, ऐसे ही है ना। और फिर
0.28 सही आ रहा है इसको? अच्छा यहाँ पर क्या आएगा 0.04 0.04 0.0 ऐसे ही है। तो जब थर्ड की तरफ आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। फोर्थ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमें सब जीरो मिल जाते हैं हम वहां पर रुक जाते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ते। क्या तक बात क्लियर है? अच्छा टेबल बन गया। अब हर दफा टेबल बना के हम छोड़कर, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था जिसको हम ये कहते हैं कि इस तरह से समझ लें आप कि हमारे पास है कि y की जो वैल्यू है वो y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा सेकंड डेल्टा y नॉट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वैल्यूज हम कहां से लेकर आए और ये p क्या है जी? टेबल से निकालेंगे, ठीक है, लेकिन p क्या है? असल में इस सवाल के अंदर एक चीज मिसिंग है। वो चीज क्या है? उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। एक चीज को हम जनरलाइज कर रहे हैं, वो क्या कि हम फॉरवर्ड टेबल इस्तेमाल करके ना सारी वैल्यूज जो इस रेंज के अंदर आ रही है ना, उनमें से हर एक वैल्यू को तलाश करने के लिए हम एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमें बेहतर ये है कि जो भी मेथड है उसको उस हिसाब से सॉल्व किया जाए। अभी आजान आ रही है, आजान के बाद बात करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चले। अच्छा ये x नॉट है, इसको हम h कहते हैं, ठीक है। h क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तो ये h जो है ना उसको हम डिफरेंस को शो कर रहा है। मतलब हाइट इसको हम कहते हैं, एक इंटरवल की एक कंसेक्यूटिव नंबर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम h कहते हैं, ठीक है। ये p जो है ना बेसिकली क्या है? ये p वो वैल्यू है जिस वैल्यू के ऊपर आपको ये वैल्यू तलाश करनी है। मिसाल के तौर पर 0.23 कर देता हूं मैं। मुझे कहा गया कि इस 0.23 के ऊपर ना आप वैल्यू निकाल के दो, तो मेरी जो वैल्यू होगी ना वो होगी 0.23, ठीक है। और h जो होगा वो मेरा क्या होगा? 0.1 होगा, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो 0.1 का है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए है, जनरलाइज फॉर्मूला हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, ठीक है। यहां तक ये फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि देखें हमारे पास सेकंड डिफरेंस के बाद की कोई वैल्यू हमारे पास है, तो ये जो फॉर्मूला चला है वो सेकंड डिफरेंस तक ही चला है, उसके आगे नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर हमें कहां वो वैल्यू दी गई है जो हमें तलाश करनी है। अगर मैं अपनी assumption हटा दूं तो
कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इस सवाल को जनरलाइज करेंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू टू फाइंड है ना, कोई भी वैल्यू नहीं दी गई तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम x सपोज कर देते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, y y नॉट, y नॉट की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? 1.4 खाली 4, ये वाली वैल्यू है ना, ये y नॉट की वैल्यू, पहली वैल्यू है y। ठीक है, उसके बाद हमारे पास p into डेल्टा y नॉट, p into डेल्टा y नॉट क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास, p की क्या वैल्यू है, प्लस x माइनस h की क्या वैल्यू है 0.1, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट डिफरेंस मतलब ये वाला फर्स्ट डिफरेंस 0.16। ठीक हो गया। फिर आगे है p1 x माइनस 0.1, फिर x माइनस 0.1 तो ऑलरेडी था, -1 और आ गया और डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन में, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। सेकंड डिफरेंस का y नॉट, सेकंड डिफरेंस का y नॉट हमारे पास 0.04। ठीक है, अब आप में से कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएगा कि क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। अच्छा, p की जो वैल्यू है इसके अंदर डिवाइडेड बाय h भी है, माइनस h डिवाइडेड बाय h भी है। ठीक है ना, तो ये डिवाइडेड बाय 0.1 भी है इसके अंदर, और इसके अंदर भी डिवाइडेड बाय 0.1 भी है। ठीक है सर x की वैल्यू हम 0.1 नहीं, फिर क्या लेंगे, x तो वो वैल्यू है ना बेटा जो हमें तलाश करनी है। इस सवाल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी गई कि जो हमें तलाश करनी है, इसलिए हम फिर क्या करेंगे, हम एक जनरल सा फार्मूला बनाएंगे, x को x ही रहने देंगे, x के अंदर कोई वैल्यू शामिल नहीं करेंगे, x को x रहने देंगे, और फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर ये कैलकुलेट होगा ही मतलब ये कैलकुलेट नहीं होगा, सिंपलीफाई हो सकता है, सिंपलीफाई करेंगे। ये कैलकुलेट तब हो सकता था जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता है कि इस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू निकालो, फिर हम लोग करेंगे। इस केस के अंदर हम वो वैल्यू नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सवाल चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, बेटा दो सर जी। एक सवाल था कि ये जो आपने y नॉट लिया है, डेल्टा y नॉट हम जो ले रहे हैं, सर ये चेंज हो सकते हैं या ये वो स्टार्टिंग वाले ही नहीं, मतलब कि जो आपने लिए थे वही रहेंगे हमेशा? देखो, इंटरपोलेशन की जब हम बात करते हैं ना तो हम वही वैल्यू लेते हैं स्टार्टिंग। ठीक है। हाँ, फिर दूसरा जो आता है कि हम जब देखते हैं कि किस वैल्यू के दरमियान हमें वैल्यू निकालनी है, उस हिसाब से हम वो वाला y नॉट कर सकते हैं। वो सवाल आएगा तो उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस अभी करते हैं। ये फॉरवर्ड डिफरेंस समझ में आ गया, बैकवर्ड डिफरेंस की जरूरत है। ठीक है, अब डिवाइडेड डिफरेंस की तरफ चलें। और वक्त क्या हुआ है 3:37, ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है,